हेलो एवरीवन। तो आज इकोनॉमी डिवीजन का 9th डे है एंड आज का टॉपिक है व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड फिट टेपरिंग। इससे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो, अमेरिका में जब कोरोना आया था तो कोरोना तो हर जगह आया था, बट अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक थी उन्होंने क्या सोचा कि हमें कोरोना के बाद अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है। तो इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए उन्होंने जो भी था रेपो CRR वगैरह उन्होंने कम करा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसा गेम करा कि मार्केट में डॉलर का सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा जब होगा तो लोग शॉपिंग करेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे तो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, ये सब चीज़ें होंगी। लोन सस्ते होंगे तो लोग शॉपिंग करेंगे। उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग या QE। तो जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ अमेरिका में, तो मान लो कि वहाँ पे जो लोन मिल रहा है वो 5% पे आपको लोन मिल रहा है, सस्ते लोन मिल रहा है। और सिमिलरली मतलब सेम टाइम पे जब वहाँ पे लोन अमेरिका में जब लोन सस्ते मिल रहा है, तो हमारे जो इंडिया है उनके शेयर मार्केट में मान लो आप इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में, तो आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो अमेरिकन इन्वेस्टर होएगा वो क्या सोचेगा कि मतलब मैं यहाँ से मुझे सस्ते लोन मिल रहे हैं तो मैं यहाँ से लोन लेता हूँ और इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 10% का प्रॉफिट होएगा। तो ऐसा सोच के जो वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो ऐसा सोच के बहुत सारा पैसा भारत के शेयर बाजार में लगाते हैं और बहुत सारा डॉलर लेके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो वहाँ जब अमेरिकन जो इन्वेस्टर थे, फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो वहाँ से डॉलर लेके आ रहे थे और यहाँ के शेयर मार्केट से शेयर वगैरह खरीद रहे थे। तो मान लो कि इन्फोसिस या फिर किसी भी रिलायंस डिजिटल या किसी का भी शेयर ये लोग जब खरीद रहे हैं, तो जब शेयर की मांग बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा। तो मान लो जो भी रिलायंस वगैरह का जो शेयर था वो 1500 में मिल रहा था या फिर 1000 में मिल रहा है, तो क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो मान लो ये 1500 में मिलने लग गया। तो जब शेयर का डिमांड बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में उसको बोला जाएगा बुलिश, क्योंकि प्राइस भी डिमांड भी बढ़ रहा है और प्राइस भी हाइक कर रहा है। एंड दूसरा कि जब ये लोग हाथ में बहुत सारा डॉलर लेके आ रहे हैं तो एंड उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि डॉलर वीक हो रहा है क्योंकि बहुत सारा डॉलर मार्केट में अवेलेबल हो गया है। तो डॉलर जो है वीक हो गया है एंड जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रांग होते जा रहा था। एंड दैट टाइम ये लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो स्टार्टअप कंपनियों में बहुत सारा पैसा लगा रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारा जॉब मतलब स्टार्टअप कंपनियों में जॉब क्रिएट हो गया बहुत सारा। तो ये सब क्वांटिटेटिव जो ईजिंग था उसका ये सब असर हुआ था। फिर क्या हुआ कि 2022 में रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ। तो उस टाइम पे जो था वो क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र वगैरह जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो जब वो ये सब चीज़ें जब महंगी हुई तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने वो ऐसा सोचा कि अब भारत में मतलब मुझे उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं यहाँ से अपना पैसा निकालता हूँ और भागता हूँ। तो वो मनी को यहाँ से पुल आउट करने लग गए। तो जब ऐसा होने लग गया क्योंकि वो पैसा को इंडिया से निकाल के ले जाने लग गए, तो मान लो कि उन्होंने रिलायंस का शेयर खरीदा हो 2000 रुपये में, तो क्योंकि वो निकाल के जा रहे हैं तो मतलब उनको जाना है तो वो 1500 में भी बेच के जा सकते हैं क्योंकि अब उसको जल्दी है यहाँ से निकलने की। तो वो 15 या 14 जो भी है फिर इतने सस्ते में भी बेच रहा है, फिर भी उसको कस्टमर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस गिर रहा है शेयर्स का, यानी कि भारत का जो भी शेयर मार्केट है वो अब बेयरिश हो गया है। क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी तो बुलिश हो गया था, अब ये क्योंकि यहाँ से पुल आउट कर रहे हैं मनी को फॉरेन इन्वेस्टर, तो अब ये बेयरिश हो गया है। अब अमेरिका में भी क्या हो गया कि 2022 तक वहाँ भी महंगाई बढ़ने लग गई। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक थी उन्होंने रेपो हाइक करा, CRR बढ़ाया। तो अमेरिका में जो लोन पहले 5% मिलता था अब वो 8% पे मिलेगा। एंड इसी को हम लोग फेड टेपरिंग बोलते हैं, फेड टेपरिंग। तो फेड टेपरिंग मीन्स सिंपल मतलब है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपना जब बैंक इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट वगैरह महंगे करवाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फेड टेपरिंग। तो जो भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा हो पहले उनको 10% प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध वगैरह हो रहा था उस टाइम पे। तो ये शेयर बाजार का जो भी था वो गिर गया और 4% ही आपको मतलब अब फ़ायदा हो रहा है। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर तो यही सोचेगा ना कि अब मैं यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो लॉस हो रहा है। तो फेड टेपरिंग से हुआ क्या कि जो हमारे मार्केट थे उनका शेयर प्राइस गिरने लग गया, तो शेयर मार्केट गिरेगा, बेयरिश हो जाएगा वो। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये लोग अपना पैसा निकाल के मतलब यहाँ से जा रहे थे, पुल आउट कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि डॉलर की मांग बढ़ने लग गई। अब जिसके भी मांग बढ़ती है, जिसका भी डिमांड रहेगा तो उसका प्राइस हाइक करेगा। इसका मतलब ये है कि डॉलर का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया।
जो $75 था वो बढ़ के 80 हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब अमेरिकन अपने पॉलिसीज में चेंजेस करता है, फेड टेपरिंग वगैरह करता है, तो भारत पे भी उसका असर होता है। एंड ये सब आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। तो आप सोच रहे होगे कि आरबीआई क्यों नहीं जादू की छड़ी घुमाती है और सब कुछ ठीक कर देती है। तो भाई वो बाहर की चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती है, उसके हाथों में नहीं है वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेशन, जिसमें का इफेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये क्या होता है? तो देखो, इकोनॉमी वगैरह रिवाइव करने के लिए जब आरबीआई, जो हमारे संजय मल्होत्रा, अब तो चेंज हो गए, संजय मल्होत्रा होंगे, तो जब वो रेपो वगैरह कम करती है, सीआर वगैरह कम करती है, तो क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इफ़ आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई, तो मान लो कि मार्केट में ₹1000 एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो वो जो ₹1000 जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए, वो मतलब 3 जो कैटेगरी है, रिच, मिडिल क्लास और जो पुअर है, उनमें इक्वली डिवाइड कभी नहीं होता है कि हाँ ₹1000 है तो 333 रिच को मिले, 333 मिडिल क्लास को और 333 पुअर को। ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो रिच रहते हैं वो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है, जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें कम, और जो पुअर रहते हैं उन्हें सबसे कम मिलता है। तो इससे क्या, इसका इफेक्ट क्या होता है कि इफ़ डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस यूज्ड बाय रिच पीपल, एग्जांपल बैंगलोर, तो जब लोन रेपो वगैरह जब आरबीआई कम करती है तो लोन वगैरह सस्ते हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो लोन वगैरह लेके एंड प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मान लो कि उन्होंने लोन वगैरह जब सस्ते हुए तो प्रॉपर्टी वगैरह में उन्होंने इन्वेस्ट करा। तो मान लो ये जो बंगला है उन्होंने 20 करोड़ लोन लेके खरीद लिया। अब वो ये सोचेंगे ना कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे से कोई खरीदने आएगा, क्योंकि ये इनका इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसको 50 में बेचूंगा या 30 में बेचूंगा, क्योंकि मुझे भी तो 10 करोड़ फायदा चाहिए। वो ऐसा सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बंगला वगैरह है उनका प्राइस हाइक करेगा, वो ये सब प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर मिडिल क्लास अब चाहेगा कि मुझे बंगला खरीदना है, तो वो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि नाउ इट्स बिकम एक्स फॉर देम। तो इसी को कैंटिलॉन इफेक्ट बोला जाता है कि अगर आप रेपो को बहुत ज़्यादा ही सस्ता कर दो या फिर एक लिमिट से ज़्यादा उसे कम कर दो, तो उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये कैंटिलॉन इफेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट दिया था आया था 18th सेंचुरी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कैंटिलॉन ने। And when the money supply is increased, the purchasing power of people who first receive the freshly created money is increased at the cost of rich people. What does that mean? तो लोन जब सस्ता होता है तो अमीर लोग ही ज़्यादा लोन अपने कब्जे में लेकर कोठी बंगला वगैरह खरीद लेते हैं और फिर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इट कुड बी ऑल्सो रिजल्ट इन हाई, मतलब स्टैगफ्लेशन, मतलब होता है कि हाई इन्फ्लेशन होएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, लो ग्रोथ होएगा। तो इसे बोलते हैं कैंटिलॉन इफेक्ट। अब एक टॉपिक है सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी का, सॉफ्ट लैंडिंग वर्सेस हार्ड लैंडिंग। तो ये क्या होता है? तो देखो, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट वगैरह हाई करके लोन को एक्सपेंसिव बना देता है आरबीआई। तो इससे क्या होता है? शॉपिंग लोग कम करेंगे, प्रोडक्शन गिर जाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। बट ये जो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, वो रिस्क को कम करेगी। ये नहीं कि 4% से सीधे अगर महंगाई है तो हम इसको 36% कर दे रहे हैं, 36% कर दे डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है। वो सॉफ्टली इसको धीरे हाई करती है। लेकिन जो अमेरिका वगैरह जो थे मतलब कोरोना के टाइम पर उन्होंने, या फिर किसी भी सिचुएशन में, यूक्रेन रशिया वगैरह वॉर में, वो लोग पैनिक हो गए थे और उन्होंने अपना हार्ड लैंडिंग कर दिया था, क्योंकि वो लोग 4%, मान लो 4% बजाकर उन्होंने 10 या 12% कर दिया हो। तो इससे क्या होता है कि तो हार्ड लैंडिंग उसको बोलते हैं, अगर आप ये डूइंग दिस एक्सट्रीमली फास्ट मैनर, आप बहुत जल्दी इसको बढ़ाओ, तो दैट इज हार्ड लैंडिंग। जीडीपी ग्रोथ जो है इससे बहुत इफेक्ट होता है, रैपिडली फॉल होता है। एंड यही चीज़ अगर आप करो डूइंग दिस ग्रेजुअल मैनर में, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो होता है फॉल्स ग्रेजुअली। तो महंगाई से लड़ने वास्ते अगर लोन महंगे किए तो जनता खरीदारी कम करेगी और उत्पादन गिर जाएगा। इसलिए लोन जो है धीरे महंगी करनी चाहिए, वरना आर्थिक वृद्धि दर की टांगे टूट जाती है। मतलब वही है कि हार्ड लैंडिंग करोगे तो मतलब यहाँ पे जैसे स्पाइडरमैन का टांग टूट गया, उसी तरह मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत रैपिडली फॉल होगा। लेकिन धीरे करोगे तो वो ग्रेजुअल मैनर में होएगा, तो उतना इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं होएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी लिमिटेशन, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स क्या होता है? तो देखो, ए ब्लैक स्वॉन इवेंट मीन्स ए अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड, एक्सट्रीम रिस्क इवेंट। एग्जाम्पल 2007 में यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, 20 में कोरोना हुआ था। तो ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसमें अर्थतंत्र को बहुत नुकसान हो जाता है। ब्लैक स्वॉन थ्योरी गिवन बाय ऑथर नासिम निकोल्स टैलेब ने अपनी बुक द ब्लैक स्वॉन में दिया था, ये नासिम निकोलस। देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लुक ट्रैप, तरलता चाल क्या होता है? तो देखो, जब आरबीआई रेपो
जब मार्केट में बहुत ज़्यादा जब या फिर कंट्री में बहुत ज़्यादा रिसेशन हो, मंदी हो, स्लो डाउन हो, तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट कम करती है। इससे रेपो रेट कम करती है तो एक्सटर्नल बैंक में बेंचमार्क का जो फॉर्मूला होता है उसकी वजह से बैंक लोन को भी बैंक्स लोन जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट बैंक को भी अपना इंटरेस्ट कम रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि मतलब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जब आरबीआई रेपो दर कम करती है, जैसे कि यहाँ 9 से 6 किया, फिर 6 से 4 किया, फिर 4 से 3 किया, तो ये तो 3 से 2 किया। अमेरिका वगैरह में तो कभी 0 पे भी चला गया था क्योंकि वहाँ उनको इकोनॉमी रिवाइव करनी थी। तो यहाँ तो आरबीआई कर रहा है, तो उसके हिसाब से बैंक लोन्स भी सस्ते हो जाने चाहिए थे। बट एक हद के बाद बैंक लोन सस्ते नहीं होते हैं क्योंकि मतलब आरबीआई तो अपना रेपो कम कर रहा है इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, बट उस हिसाब से बैंक लोन सस्ते नहीं होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आरबीआई बोल रहा है कि टू कम बैक टू रिसेशन आई एम डिक्रीजिंग रेपो, देन वाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बैंक से कि देन वाई आर यू नॉट डिक्रीजिंग योर लोन इंटरेस्ट रेट। तो ये बोल रहा है कि मैं, जो बैंक्स हैं वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को वी हैव टू पे सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स, ऑल्सो हमारे 10 तरह के खर्चे होते हैं। तो अगर हमने एक हद से ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट कम कर दिया, बहुत ज़्यादा सस्ते लोन देने लग गए तो हमारा ही नुकसान होगा। तो फिर तो हम अपना दुकान बंद कर देते हैं, फिर ये सब हम बैंक से कोई चैरिटी खोल के नहीं बैठे हैं। तो ये होता है कि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेपो दर सस्ता कर भी दे, लेकिन उसके हिसाब से एक्सटर्नल बेंचमार्क के फॉर्मूले के हिसाब से जिस स्पीड से आरबीआई रेपो दर कम कर रही है उस स्पीड से बैंक लोन सस्ते नहीं होंगे क्योंकि बैंक की अपनी इशूज़ हैं, अपना कारण है। ये जो टर्म है लिक्विडिटी ट्रैप टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट जॉन मैनियार्ड केनेस ने। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड द कॉमिक्स गिवन बिलो। यहाँ नीचे मतलब उधर जो मैंने समझाया था वो है, और ये जो टर्म है मैनार्ड केनेस ने दिया था। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ठीक है आरबीआई ने अपना रेपो सस्ता किया तो उसकी वजह से लोन भी सस्ते होने चाहिए थे, बट हो नहीं रहा है क्योंकि देखो आरबीआई ने रेपो सस्ता किया, इसका मतलब है कि लोनेबल फंड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, एक्स्ट्रा मनी है मार्केट में। लेकिन क्योंकि रिसेशन है, स्लो डाउन है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी बैंक अगर क्लाइंट को फ़ोन कर करके परेशान भी स्पैम कर रहा है कि भाई तुम लोन लो, तो वो बोलेगा ना कि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, तो मैं अगर आपका लोन ले रहा हूँ तो मैं चुका कैसे पाऊंगा। तो इस वजह से कोई लोन लेने वाला नहीं है और लोनेबल फंड्स मार्केट में बहुत है। तो वो आरबीआई इनसे क्वेश्चन पूछता है बैंक से कि मैंने तो अपना रेपो इतना सस्ता किया, लोनेबल फंड्स तुम्हें इतने दिए, तुम अपना इंटरेस्ट रेट सस्ता क्यों नहीं कर रहे हो। तो बैंक्स जवाब देंगे कि बैंक्स बोलेगा क्योंकि आगे लोन लेने वाला कोई है ही नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप हो चुका है मार्केट में, इतना सारा लोनेबल फंड्स है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्यों इंटरेस्ट रेट सस्ता करूँ। तो ये एक तरह से लिक्विडिटी, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो देखो, तो हमने एक चीज़ पढ़ा था नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि जो भी रेपो रेट है जितने पे उनको बैंक्स को आरबीआई लोन दे रही है एंड जो इंटरेस्ट रेट नीचे बैंक्स पब्लिक को पे कर रही है, उनके बीच का जो गैप होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो देखो जब आरबीआई अपना रेपो कम करेगी तो नीचे, क्योंकि देखो जब लोन सस्ते होंगे, मान लो लोन जो है 9% है तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 4% होगा क्योंकि बीच का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा वो बैंक को अपना 5% रखना है। तो आरबीआई ने अगर लोन सस्ते करा दिए, मान लो 8% करा दिया, तो जो बैंक्स है वो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 3% रखेंगे क्योंकि उनको अपना मार्जिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% रखना है। तो जैसे लोन सस्ते होंगे, ये जो ग्रे लाइन है सर ने दिखाया, तो डिपॉजिट इंटरेस्ट भी रेट भी सस्ता होएगा। तो जो पब्लिक ने पैसा बैंक में जमा कर रहा होगा वो बैंक से क्वेश्चन पूछेगा कि वाई आर यू नॉट ऑफरिंग गुड सेविंग इंटरेस्ट रेट, आप मुझे बचत पे अच्छे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो जो बैंक्स है वो एटीट्यूड दिखाएगा क्योंकि वो बोलेगा कि भाई तुम्हें अपना पैसा निकालना है तो निकालो, मुझे उतना कुछ तुम्हारे पैसे का कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे आरबीआई सस्ते लोन प्रोवाइड कर रही है, तुम अपना पैसा निकालना है तो निकाल के भागो इधर से, मैं तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर रहा हूँ, जो है उससे रखो या फिर निकाल के भागो। तो वो जो पब्लिक होगी वो तो बोलेगी ठीक है भाई, मैं सारा पैसा निकाल के यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा, लैंड या प्रॉपर्टी में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ उधर ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है कि जो भी पैसा होता है लोगों का, वो क्योंकि अगर बैंक उनको अच्छा इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है उनके सेविंग अकाउंट्स में, तो वो सारे पैसा निकाल के वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको अच्छा इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा हो।
एक और हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी ओवरहैंग, तो वो डिफरेंट थिंग है। और लिक्विडिटी ट्रैप जो हमने पढ़ा वो ये अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। तो ओवरहैंग ये था कि जब 2000 का नोट विड्रॉवल हो गया था मार्केट से, तो बहुत सारे लोग एक्सचेंज करने के लिए आ गए थे और उन्होंने एक्सचेंज के बदले 500 का नोट या 200 का नोट या 100 का नोट जो भी था उन्होंने एक्सचेंज नहीं करा, बैंक में उन्होंने पैसे को पड़े रहने दिया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे 2000 के नोट मार्केट में आ गए और इससे ओवरहैंग क्रिएट हो गया। तो उस टाइम पे उसको कम करने के लिए आरबीआई ने जो करा था कि पर्टिकुलर मैं ये लॉन्च करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रेट कम करो, दिस दैट करो, सो इट विल बैलेंस द इकोनॉमी। तो वो चीज़ अलग है, दोनों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रैप इज डिफरेंट थिंग एंड ओवरहैंग इज डिफरेंट थिंग। सो आई थिंक ये पिलर 1 ये खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग पिलर 1B1 करेंगे। सो या तो जो पिलर 1B1 में जो हमने पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, दैट इज बैंक एंड एनबीएफसी। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। बैंक्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज? तो वो बैंक्स फाइनेंशियल intermediary is entity that acts as middleman between two parties in a financial transaction, between like lenders versus borrowers, investor versus entrepreneurs, household versus business firms। जो मतलब एक कोई घर बेच रहा है और कोई घर खरीद रहा है, इन दोनों के बीच में जो दोनों को कम्युनिकेट करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएटरीज। तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं। तो सो बैंक्स जो है वो इंटरमीडिएटरी वाला काम करता है। सच फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉर्मल, जो एक औपचारिक हो, दूसरा इनफॉर्मल हो, बट प्रेजेंटली वी विल हैव फोकस ऑन फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। हम ये एक फॉर्मल हो सकता है, एक इनफॉर्मल हो सकता है, बट हम जो इसमें पढ़ेंगे वो मोर लाइक अ फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो जब अंग्रेज वगैरह थे यहाँ पे, जब इंग्लिश रूल था यहाँ पे, तब क्या था कि बैंक्स वगैरह नहीं थे। तो मतलब कोई भी अभी जैसे कि कोई भी यूट्यूब चैनल मुंह उठा के खोल सकता है, कोई भी इंस्टाग्राम पे रील बना सकता है। सिमिलरली उस टाइम पे था कि कोई भी मुंह उठा के बैंक्स खोल ले, और कुछ रेगुलेट करने वाला चीज़ ही नहीं था, और रेगुलेट करने के लिए कोई चीज़ नहीं था। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने आरबीआई को बना दिया। तो सिमिलरली जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, तो उस टाइम पे जो शेयर होल्डर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो मोर लाइकली टू प्राइवेट होल्डर्स थे, क्योंकि सारा जो भी मसला था वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो जैसे कि नो नीड टू स्ट्रिक्ट रूल ओवर इंडियन बैंक्स, देन वी हैव टू सेट अप आरबीआई टू रेगुलेट बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हिल्टन यंग कमीशन ने बोला कि हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कमीशन जो कि रेगुलेट कर सके बैंकिंग इंडस्ट्री को। देन जब आरबीआई आया तो प्राइवेट प्लेयर्स थे वहाँ पे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, और जो गवर्नमेंट थी वो डिसीजन नहीं ले पाती थी, ऑर्डर्स नहीं दे पाती थी। तो नेहरू ने बोला कि आई विल फिक्स इट, क्योंकि तब उन्होंने आरबीआई ट्रांसफर इट्स ऑनरशिप टू 1948 में आरबीआई ने अपना जो ऑनरशिप है, या फिर गवर्नमेंट ने आरबीआई का ऑनरशिप एक्ट के तहत 1948 में अपने कब्जे में उसे ले लिया था। फिर देयर समथिंग जो कि ग्रेजुअली हुआ है, जैसे कि 1913 में एक कमर्शियल बैंक्स वेयर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, बट मॉनिटरिंग वाज नो, वहाँ पे मॉनिटरिंग बिल्कुल कम था। नो सीआरआर, एसएलआर, बेसल नॉर्म्स, ये सब कुछ भी नहीं थे। जो भी कमर्शियल बैंक था 1913 में क्या होता है कि जो भी कमर्शियल बैंक था उनको एक रजिस्टर करवानी पड़ती थी कंपनीज एक्ट के तहत, बट उनका मॉनिटरिंग करने के लिए कोई नहीं था। एसआरआर, सीएलआर वगैरह, बेसल नॉर्म्स कुछ भी लागू नहीं हो रहा था। देन 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, हिल्टन यंग कमीशन आई। उन्होंने रिकमेंड किया सेटिंग अप ए सेंट्रल बैंक नेम्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला, ब्रिटिश आयोग से सिफारिश करी कि हमें एक बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक तो बैंक चाहिए, सेंट्रल बैंक चाहिए। देन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, लीड्स टू कोलैप्स, लगभग 450 मतलब 450 से ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स हो गए इंडिया में। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिकम्स सीरियस फॉर गेटिंग आरबीआई, क्योंकि जब रिसेशन आया 1929 में, तो यहाँ से जो जितने भी लोगों ने लोन वगैरह लेके अमेरिका में इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहाँ से उनका पैसा वापस आया ही नहीं। तो इस वजह से भी, और उन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको सीरियस होना पड़ा कि यस, अब हमें ज़रूरत है कि हम एक अच्छा बैंकिंग रेगुलेशन लेके आए जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। देन वी हैव फाइनली 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड। देन आफ्टर दैट 1935 अप्रैल में आरबीआई बिकम्स ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल विथ फर्स्ट गवर्नर सर आरबीआई गवर्नर ऑब्सबॉर्न स्मिथ, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे। एंड इंडिया का वाइसरॉय उस टाइम पे जो था विलिंगटन था, एंड गवर्नमेंट का ऑनरशिप वाज लाइक वहाँ पे जो आरबीआई में जो गवर्नमेंट का ऑनरशिप था वो अराउंड 4.4% इतना ही था बस। फिर जुलाई 1935 में क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक्स फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन वेयर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, एंड सच शेड्यूल बैंक्स वेयर रिक्वायर्ड टू कीप सीआरआर विथ आरबीआई। फिर एक रिफॉर्म्स आया जिसमें कि बोला गया कि कंडीशन रखा गया कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत कि आप जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, अब आपको सीआरआर आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो।
आफ्टर दैट 1943 टू 49 के बीच में, देन आफ्टर दैट 1944 टू 49 के बीच में जितने भी ऑल प्राइवेट ओनरशिप डिवाइडेड डिविडेंड इनटू, उन्होंने एक रिफॉर्म करा और उन्होंने एल इंक्रीज योर पावर। आरबीआई के पास उससे पहले तक उतनी पावर नहीं थी, तो उन्होंने बोला, मतलब नेहरू गवर्नमेंट ने बोला कि एल इंक्रीज योर पावर, तो उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लेकर आए और इसके तहत आरबीआई को बहुत सारा पावर दिया गया। वो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, एम्पावर्ड द आरबीआई टू, क्या क्या पावर आरबीआई को मिली? तो फर्स्ट था कि गिव लाइसेंस टू कंपनीज टू ओपन बैंक्स, मतलब अब ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बैंक नहीं खोल सकता है। यू हैव टू रजिस्टर योर, यू हैव टू रजिस्टर कंपनीज टू, मतलब आरबीआई से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देन सेकेंड था कि परमिशन बैंक्स टू ओपन न्यू ब्रांचेज, मतलब कोई बैंक है भी तो अगर उसको दूसरे राज्य में या दूसरी जगह अपना ब्रांच खोलना है तब भी आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। देन थर्ड था प्रिस्क्राइब ऑडिटिंग नॉर्म्स, लिक्विडिटी नॉर्म्स फॉर बैंक सच एज सीएलआर एंड एसएलआर वगैरह। तो ये तो हमें पता है कि आरबीआई ये सब मैनेज करती है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही उसे ये पावर मिल रखा है। देन प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स, फोर्स एलिमिनेशन या मर्जर ऑफ वीक बैंक्स, तो वही है कि जो भी डिपोजिटर है उसका ख्याल रखना भी आरबीआई की जिम्मेदारी है कि कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको मर्ज कर दो दूसरे जो बैंक अच्छे से काम कर रहा है उसके, तो ये सब चीज़ करके आरबीआई डिपोजिटर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टॉपिक लाइक बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 22, इसको हम पिलर B2 में पढ़ेंगे जिसमें बैड लोन्स वगैरह के बारे में बातें होंगी। सो यहाँ पे एक MCQ है, दैट इज यूपीएससी 2009 में पूछा गया था एंड दैट इज़ वेरी फैक्चुअल MCQ। सो मैं इसको आई थिंक टेस्ट में सॉल्व करूंगी, बट वन थिंग दैट इज क्लियर कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में हुआ था, ये तो आई थिंक 55-56 में ये हुआ था, ये 1949 में हुआ था। इंश्योरेंस कंपनीज, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड कंपोजिशन। तो आरबीआई इज ऑल्सो लाइक अ कंपनी। तो देर जैसे कि कोई रिलायंस कंपनी है तो वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सीईओ को चुनेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर भी सिमिलरली जो कंपनी है वो समझो आरबीआई एक कंपनी है एंड इसका पूरा का पूरा होल्डर गवर्नमेंट है। तो इसमें जो सीईओ वगैरह होंगे वो कैसे चुनते हैं या कौन उन्हें सेलेक्ट करता है? तो देखो इसमें जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो आरबीआई गवर्नर हो गया, देन इसके साथ ही 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के साथ जो ऑफिशियल होते हैं, एंड दूसरी तरफ आते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो कि 2 गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल होता है वो होते हैं, जो 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, 10 डायरेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करता है उसको, देन 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम आरबीआई लोकल बोर्ड्स, एंड जो 4 डायरेक्टर होते हैं वो आरबीआई के लोकल बोर्ड से होते हैं, लाइक ईस्ट बोर्ड से, नॉर्थ वेस्ट और साउथ से। देन है आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर। तो ये क्या है? तो आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 प्रोवाइड्स, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है, 4 वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 डिप्टी गवर्नर होंगे हमारे पास मतलब आरबीआई में, मतलब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड कंपोजिशन में। देन दे आर सेलेक्टेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये कमेटी इन्हें सर्च करती है और इसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। जो भी और इनके सर्च करने के बाद जो भी मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो ये जो है कमेटी वो सेंड करती है नाम अपॉइंटमेंट कमेटी को ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर फाइनल अप्रूवल के लिए वो पीएम के पास जाता है एंड वहाँ से पीएम अप्रूव करती है, देन ये लोग सिलेक्ट होते हैं। एंड गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर्स जो टेन्योर होता है यूजुअली नॉट ऑलवेज 3 साल का होता है, मतलब हमेशा नहीं लेकिन अक्सर 3 साल का होता है। रीअपॉइंटमेंट भी इनका पॉसिबल होता है, रीअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आरबीआई गवर्नर नेम। ये सब आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉर्मल जो डे टू डे वाला एग्जाम होता है उसके लिए एक लाइन में देखते हैं। तो फर्स्ट सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ थे, फर्स्ट गवर्नर जो हमारे थे वो 1935 to 37 तक थे और उस टाइम पे जो वाइस राय थे वो विलिंगटन थे। देन जो थर्ड थे वो सर सीडी देशमुख थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑल्सो इन ब्रेटन वुड्स। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे पिलर 3B में, और ये था 1943 to 49 के बीच में। नेक्स्ट जो 13th हमारे गवर्नर थे वो है एम नरसिम्हन जो कि लेटर हेडेड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 90s, फर्स्ट आरबीआई ऑफिसर टू बिकम गवर्नर। ये 1977 में थे एम नरसिम्हन राव, और ये फर्स्ट आरबीआई ऑफिसर थे जो गवर्नर बने थे। नेक्स्ट 15th नंबर के जो हमारे गवर्नर थे वो मनमोहन सिंह थे, सर्व्ड एज चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड पीएम भी रह चुके थे, एंड ये गवर्नर थे हमारे 1980 to 85 के बीच में। जो 23rd नंबर के गवर्नर थे इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, इंट्रोड्यूस्ड इन्होंने पेटीएम बैंक से इंट्रोड्यूस करा था, फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को प्रपोज करा था,
एंड ऑल्सो ही प्रपोज टू 6% CPI इन्फ्लेशन टारगेट सिस्टम, कि हमें 2 से 6% तक की इन्फ्लेशन, RBI का तो फर्स्ट काम ये है ना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था कि हमें 2-6% तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बाकी बात जो भी है ग्रोथ, GDP ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉल्स सेकेंडरी काम है हमारा। तो ये 2013 टू 16 तक थे ये। नेक्स्ट जो 24th हमारे गवर्नर थे इकोनॉमिस्ट उर्जित पटेल, इन्होंने जो भी 500 और 1000 का नोट था उसको डिनोमिनेटाइज किया था 2016 से 18 के बीच में, ये गवर्नर थे। देन हमारे 25th जो गवर्नर थे वो शक्तिकांता दास थे, ये भी एक IAS ऑफिसर थे एंड इन्होंने 2000 का जो भी करेंसी नोट था उसको विड्रॉल कर दिया था मार्केट से। ऑल्सो मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे और ये 18 से 24 तक थे। नेक्स्ट जो 26th है जो अभी है वो संजय मल्होत्रा है और ये भी एक IAS ऑफिसर ही है एंड इनका जो टेन्योर है वो 2024 दिसंबर से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है RBI ऑफिस एंड डिपार्टमेंट्स। तो सेम RBI के 4 रीजन्स हैं, एक तो नॉर्दर्न में दिल्ली में है, ईस्टर्न में कोलकाता में, साउथ में चेन्नई में है एंड वेस्टर्न में मुंबई में है। दिस 4 रीजन वेयर RBI सिचुएटेड एंड देन RBI हैज़ वेरियस डिपार्टमेंट आफ्टर बैंक्स। RBI का बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है आफ्टर बैंक्स, NBFCs, पेटीएम सिस्टम्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, etc। नेक्स्ट है RBI का फंक्शन क्या है। तो RBI का फंक्शन है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, फॉरेन एक्सचेंज को आपको कंट्रोल करके रखना है कि डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए रुपए के मुकाबले में, ये सब चीज़ें। दूसरा ये रेगुलेट भी करता है लाइक बैंक्स को, NBFCs को, AIFI को, डिजिटल पेमेंट वगैरह को। थर्ड है बैंकर टू, ये बैंकर का भी काम करता है, एक तो गवर्नमेंट के लिए और एक बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक्स तो इसी के पास आती है लोन लेने के लिए। देन मिसलेनियस में इसका काम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, डाटा पब्लिकेशन या इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये सब चीज़ें हैंडल करना इसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इस M0 अंडर RBI एक्ट। देन मिक्स मनी सप्लाई वही होता है ना कि आपके पास जितने भी लाइबिलिटी होगी, तो मनी सप्लाई होता है ना M0 कि RBI के पास जितने एसेट साइड में होगा उतना ही वो पैसा छाप सकती है M0। तो ये सब मैनेज करना RBI का काम है। देन दूसरा है कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फेमा एक्ट, मतलब फेमा एक्ट के तहत इन्हें ये पावर दी गई है कि आपको कंट्रोल करना है कि फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ज़्यादा हावी ना हो जाए इंडियन मार्केट पे। थर्ड है बैंकर टू यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक डेट मैनेजर। वही है ना कि बैंकर है एक तरह से, क्योंकि ये बैंक्स को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, पब्लिक का डेट भी मैनेज करता है। फोर्थ है बैंकर्स बैंक, क्योंकि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एडवाइजेज इन मॉनेटरी मैटर्स, क्योंकि लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है कि बैंक्स लास्टली RBI के पास ही जाएगा लोन लेने के लिए, लास्ट ऑप्शन बैंक्स के पास यही है। देन फिफ्थ है रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट सिस्टम 1907। ये सब जो भी एक्ट्स हैं वो RBI को पावर देती है टू रेगुलेट ऑल द बैंक्स। देन सिक्स है रेगुलेटर ऑफ AIFI, NBFCs, डिपॉजिट टेकिंग NBFCs एंड अदर्स। मतलब ये जो भी AIFI है या फिर NBFCs है इससे भी रेगुलेट करना RBI का ही काम है। देन सेवन्थ है प्रमोशनल रोल्स। इसका प्रमोशनल रोल्स क्या है, तो पहला तो यही है कि कस्टमर प्रोटेक्शन थ्रू ऑम्बड्समैन जो होते हैं, वो अगर किसी का स्कैम वगैरह हो रहा है तो देयर इज ऑम्बड्समैन जो कि उनके प्रॉब्लम्स को निपटान करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास सेकंड इनका प्रमोशनल रोल्स है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू PSL नॉर्म, जैसे कि 40% आपको इस सेक्टर में वीकर सेक्शन को, MSME को या फिर इनको देना है 40% ऑफ जितने भी डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे हैं। देन रिक्वायर्स बैंक टू ओपन 25% ऑफ ब्रांचेज इन रूरल एरिया, मतलब ये है कि आप गांव में ही आपको अपना ब्रांच 25% ब्रांच आपको गांव में खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है डाटा पब्लिकेशन एंड अवेयरनेस, एग्जांपल एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी RBI के अंदर ही आता है और RBI को ही करना होता है। देन है इंटरनेशनल कॉपरेशन, एग्जांपल बासेल या IMF या G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, etc। एग्जांपल जैसे कि 2021 में RBI बिकम्स मेंबर ऑफ नेटवर्क फॉर greening the financial system. NGFC is a group of central banks to contribute to the development of environment. इसका हेडक्वार्टर पेरिस में था, फाउंडेशन ईयर 2017 था। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ RBI। देन नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी ऑफ बैंक्स, ये क्या होता है। तो देखो सरकार है, तो सरकार जो है वो RBI जो है वो बैंकर टू गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सरकार मतलब गवर्नमेंट जो भी है उसको बहुत सारा काम होता है, जैसे कि टैक्स कलेक्शन करना, सैलरी या पेंशन देना, स्मॉल सेविंग्स, ये सब चीज़ें का ख्याल रखना। तो RBI बोलता है कि मैं तो तुम्हारा बैंकर हूँ एंड आई कैन डू दीज थिंग्स अलोन, तो मैं तुम्हारा बैंकर हूँ, ये तो मुझे समझ आता है, बट मैं कोई जादू की छड़ी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन निकालता है कि मैं अपना एजेंसी बैंक्स खोलूँगा एंड
डू दिस वर्क ऑन माई बिहाफ। ये बोलेगा बैंक्स को, जैसे कि एक्सिस है हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या अदर बैंक्स हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं। तो आरबीआई बोलेगा कि तुम मेरे बदले ये काम करो, कि जो भी सरकार मेरे को बोल रहा है करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले ये सब चीज़ें नहीं हैंडल कर सकता, तो ये फॉरवर्ड कर रहा है काम को नीचे, बैंक्स को दे रहा है, एक्सिस को दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को दे रहा है। एंड ये जो बैंक्स एजेंसी बैंक्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो एंड देयर इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो, सो दैट इज एजेंसी बैंक्स ऑफ आरबीआई. So next we have RBI notable portal. So there are so many portals that RBI open for different kinds of work. जो RBI करती है, तो उसके लिए different portals are there. So first portal we should learn is the first portal we learn is उद्गम पोर्टल. तो ये क्या है? तो ये पोर्टल जो है वो अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट के लिए, जैसे कि अभी रिसेंटली कहाँ पे, अहमदाबाद या कहाँ पे, तो एयर इंडिया जो क्रैश हुई थी, एयर इंडिया ही थी, पता नहीं कौन सी थी, तो वहाँ पे जो बहुत सारे फैमिली ऐसे थे जहाँ पे पूरी फैमिली ट्री ही खत्म हो गई, मतलब पेरेंट्स थे और 2 बच्चे थे वो भी खत्म हो गए, तो उनका कुछ जो डिपॉजिट्स वगैरह होंगे वो अब अनक्लेम्ड हो गया. तो कभी फ्यूचर में उसके जो रिलेटिव्स होंगे वो आके क्लेम करने का कोशिश करेंगे, तो उद्गम पोर्टल उसके लिए बनाया गया. इफ डिपॉजिट रिमेन अनक्लेम्ड फॉर 10 years इन अ बैंकर नीड टू ट्रांसफर इट टू द डिपॉजिटर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड ऑफ आरबीआई. मतलब 10 साल तक कोई भी नहीं पूछने आया तो ये एक ऐसा फंड बनाया गया, डिपॉजिटर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड. ये सारा का सारा पैसा वहाँ पे चला जाएगा. 2023 में आरबीआई सेटअप उद्गम पोर्टल फॉर इट, मतलब कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेट अवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. मतलब कोई, ठीक है, कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है उसके डिपॉजिट पैसे वगैरह को. तो जब लोग आते भी हैं रिलेटिव्स, तो देयर शो मेनी कॉम्प्लिकेशंस की ये करो वो करो, दिस करो दैट करो. तो उसके लिए उद्गम पोर्टल है कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द उद्गम पोर्टल. वहाँ पे आप इजिली अनक्लेम डिपॉजिट वगैरह को सर्च कर सकते हो, मल्टीपल बैंक्स एट वन प्लेस, एंड एग्जाम्पल सर्चिंग द आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर फॉर द डेट पेरेंट etc. द सेकेंड पोर्टल वी हैव एस प्रवाह पोर्टल फॉर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई 2023. व्हाट इज दिस नाउ? तो बैंक या एनबीएफसी या डिजिटल पेमेंट रिलेटेड जो कंपनीज है नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको. दे कैन अप्लाई फॉर सच लाइसेंस यूजिंग प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑटो हॉरिएशन. तो इसका बेनिफिट क्या होएगा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होएगा. द एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू विजिट आरबीआई ऑफिस ऑफलाइन मल्टीपल टाइम्स. बस आप अपना वेब पेज खोल के बैठो और वहाँ पे सारा काम कर लो. द नेक्स्ट पोर्टल वी हैव इज दक्ष वेब पोर्टल फॉर सुपरविजन. ये 2022 में पोर्टल आया था. तो वेब सिस्टम वेयर बैंक्स या एनबीएफसी सेंड देयर रिपोर्ट्स टू आरबीआई, देन आरबीआई कैन मॉनिटर देम मोर इफेक्टिवली. एग्जाम्पल, हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स दिस मंथ, न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट इट. मतलब जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगे, कितने फ्रॉड्स हुए, दिस दैट हुए, कितने क्रेडिट्स आए, कितने डेबिट्स हुए, दिस दैट, वो सारा रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन ही जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज, वो पोर्टल पे भेजेगा आरबीआई को बैंक्स. वो पोर्टल का नाम है दक्ष वेब पोर्टल फॉर सुपरविजन. देन वी हैव ई कुबेर पोर्टल, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है. दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पोर्टल फॉर ऑफ आरबीआई. ऑल बैंकर्स हैव करंट अकाउंट्स हियर एंड आरबीआई हैंडल्स एनईएफटी, आरटीजीएस, रेपो, open market operations and other instrument from here. Retail investors can buy government security from here also. Next we have new domain names for banks and NBFC by RBI. तो ये क्या हुआ था कि जैसे कि bank.in है, तो इसका फेक वेबसाइट बनाना इज क्वाइट ईजी. तो आरबीआई ने बोला कि हम नई चीज़ लेके आएंगे. दैट इज, आपको बैंक्स का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जैसे SBI.bank.in. एनबीएफसी के लिए यू हैव टू लाइक Bajaj Finserv.fin.in. तो इस तरह से जो स्कैमर्स होते हैं उनके लिए वेबसाइट को क्लोन करना इज नॉट ईजी. तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन विल बी डन आरबीआई इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2025 से. बेनिफिट क्या होगा? रिड्यूसिंग फिशिंग या फिर साइबर फ्रॉड्स से बचा जा सकता है थोड़ा बहुत. देन नेक्स्ट वी हैव आरबीआई एंड एआई, फ्री एआई एथिकल फ्रेमवर्क 24. तो व्हाट इज दिस? सी, so framework for responsible and ethical enablement for artificial intelligence in financial sector. RBI has set up committee under प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य आईआईटी बॉम्बे में, जो कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे. तो बिकॉज देख सी, यहाँ पे थी, मतलब एआई क्या करती है कि यहाँ पे मान लो कोई ब्लैक पर्सन लोन लेने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है, तो एआई उसे मना करती है. कोई वाइट पर्सन लेने जा रहा है तो उसे दे दे, समथिंग लाइक दैट. तो एआई का मिसयूज ना हो, तो इसके लिए ये सेटअप करा गया. देन वी हैव आरबीआई एंड एआई म्यूल हंटर एआई 2024 दिसंबर. तो ये क्या हुआ कि क्योंकि हमारे यहाँ 12 लाख तक का जो भी है, अगर आप इनकम है आपका, तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है. बट मान लो अब किसी का सैलरी 1 करोड़ रुपए है पर एनम, तो उसको तो इनकम टैक्स लगेगा ना. तो वो सोचेगा कि मैं अपना 10 नौकर है मेरे पास, या कोई रिलेटिव है या कुछ भी है, या किसी कोई गरीब इंसान को पकड़ो और उसका अपना बैंक में जाके 10 लाख रुपए रख दो, तो फिर तो मेरे को
इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को तो उसको बोला जाता है बेसिकली वो आपके ब्लैक मनी का बोझ ढो रहा है। तो उस गरीब इंसान एक तरह से म्यूल का काम कर रहा है क्योंकि वो आपके ब्लैक मनी का ढो रहा है। तो दैट इज़ मनी म्यूल या म्यूल अकाउंट मीन्स इनोसेंट पर्सन बैंक अकाउंट विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ड्रिंग बैंक मनी या राउटिंग स्टोलन मनी बाय डिजिटल अरेस्ट या फॉर एटीसी। तो आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआई इज डेवलपिंग म्यूल हंटर एआई। देन नेक्स्ट वी हैव RBI Cyber Security Digital Payment Intelligence Platform। ये क्या हुआ? तो RBI to set up a digital payment intelligence platform, objective क्या है इसका? To reduce payment fraud risk by developing advanced technology, RBI set up AP HOTA committee for this. Then next we have RBI Climate Change Portal, RBI Crisis and 2024 अक्टूबर की ये बात है। तो रिजर्व बैंक की क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम आरबीआई सॉरी मैं क्राइसिस बोल रही थी आरबीआई क्रिस पोर्टल फॉर क्लाइमेट चेंज टू प्रोवाइड क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन रिलेटेड डाटा टू द बैंक्स एंड एनबीएफसीज। देन वी हैव आरबीआई का सचेत पोर्टल फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स 2024। तो ये क्या होता है? तो हैव यू लॉस्ट मनी इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रॉमिसिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, देन लॉज योर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर ऑन सचेत पोर्टल, देन कंप्लेंट्स आर रिडायरेक्टेड टू कंसर्न अथॉरिटीज। एग्जाम्पल इफ शेयर मार्केट रिलेटेड तो वो सेबी के पास जाएगा। मतलब कोई भी आपके साथ अगर स्कैम हो रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो आप यहाँ पे सचेत पोर्टल पे जाके रजिस्टर करो अपना कंप्लेन एंड जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे आपके कंप्लेन को वहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा। देन वी यू गॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट। देन वी हैव आरबीआई का पोर्टल दैट इज कनेक्ट टू रेगुलेट एंड व्हाट इज दिस नाउ? दिस पोर्टल विल हेल्प पीपल टू शेयर देयर आइडियाज एंड इनपुट्स टू आरबीआई। मतलब मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया आइडिया है तो आई कनेक्ट टू रेगुलेट मतलब पोर्टल पे जाऊँगी एंड देन आई शेयर विद द आरबीआई। देन वी हैव आरबीआई का पॉडकास्ट। तो ये मतलब जैसे कि द हिंदू पेपर है तो वो तो बकवास नहीं, आई मीन वो मतलब आपने जो भी पढ़ता है हिंदू ने उसे पता है कि वो बहुत क्रिटिसाइज करता है। आई मीन तो फॉर दैट आरबीआई टू स्टार्ट पॉडकास्ट फैसिलिटी टू वाइडर डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। मतलब आरबीआई ने बोला कि मेरा तो मतलब नेगेटिव पीआर हो रहा है, न्यूज़पेपर के भरोसे नहीं बैठना, मैं खुद का ही एक पॉडकास्ट लॉन्च करूंगा वेयर आई विल शेयर माई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट टू द पब्लिक। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज आरबीआई एक्ट एज बैंकर्स बैंक, व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट मीन? तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई। सेकंड वी हैव इज द आरबीआई लेंड्स फंड टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड। देन थर्ड वी हैव द आरबीआई एडवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन द मॉनेटरी मैटर्स। तो तीनों काम ही आरबीआई करता है क्योंकि वो डिपॉजिट भी है, जो बैंक होते हैं वो डिपॉजिट भी आरबीआई के पास रखते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स को जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस भी देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, 1 2 3 इज द राइट आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन में लिक्विडिटी एसेट्स, सेकंड ब्रांच एक्सपेंशन, थर्ड मर्जर ऑफ बैंक्स, फोर्थ वाइडनिंग ऑफ बैंक्स। सो इसमें भी चारों ही हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी एसेट जैसे कि ऐसा लड़ा है आपको 18% रखना है तो ये भी तो आरबीआई ही बताती है ना। देन ब्रांच एक्सपेंशन के लिए तो आपको लेना ही मतलब पूछना ही पड़ेगा आपको। फिर मर्जर ऑफ बैंक्स भी आरबीआई का ही काम है। देन वाइडनिंग ऑफ बैंक्स ये भी दिस इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द आरबीआई रेगुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द अदर सोर्सेज। देन वी हैव सेकंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस। सो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि टेम्पोररी क्राइसिस के टाइम पे बैंक्स के पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो आरबीआई से पैसे ले। थर्ड तो पढ़ने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल बजटरी डेफिसिट। तो ऑप्शंस वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो देखो व्हेन अ बैंकिंग कंपनी इज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम तो क्या होता है? तो पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, पहले आप रजिस्टर करोगे, आपको रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू इशू शेयर्स टू अरेंज मनी एज अ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर से आपको कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। मान लो आपने 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर से अरेंज कर लिया। देन आप जाओगे आरबीआई से लाइसेंस लेने के लिए टू स्टार्ट अ बैंक। अब आरबीआई का मन करा तो आपको देगा, नहीं मन करा तो उसकी मन मर्जी। देन फिर आपने मान लो आपको आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया। देन यू हैव टू गो टू द देन उस 50 करोड़ के कैपिटल को का यूज करोगे आप। 50 करोड़ कैपिटल कब आते हैं? जब आप कंपनी के तहत आप जब कंपनी रजिस्टर करते हो देन यू इशू योर आईपीओ वगैरह एंड देन पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड देन यू गॉट द मनी। सो इस तरह से आपके पास कैपिटल्स आते हैं। देन उस 50 करोड़ से आपको लाइसेंस भी मिल गया। देन उस 50 करोड़ कैपिटल से आप ऑफिस वगैरह खोलोगे, स्टाफ को सैलरी वगैरह दोगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करोगे। देन यू and after that you start collecting deposit या saving from the public. This is how the company work, this is how the bank work.
सी व्हेन होता क्या है कि जब हम कंपनी खोलते हैं या कोई भी इंसान जब कंपनी खोलता है तो वो सोचता है कि मैं अपना IPO 50 करोड़ का इशू करूँगा एंड पब्लिक मुझे इतने 50 करोड़ रुपए देगी। ये तो ड्रीम ही है ना किसी भी बैंक का। बट रियलिटी क्या होता है कि मान लो किसी ने बैंक ने अपना 50 करोड़ का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करा और किसी ने खरीदा ही ना हो, मान लो उसको 30 लाख का ही शेयर पब्लिक ने उनसे खरीदा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। जो जितने शेयर खरीदे जाते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में, रियलिटी में उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या था, जो कि उसने सोचा था, जो उसने ऑफर किया था, 50 करोड़ जो उसने ऑफर किया था, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। और पब्लिक ने कितना खरीदा, 30 लाख ही खरीदा मान लो, तो दैट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। तो जब भी कोई कंपनी खुलती है तो क्या होता है, उनका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें क्या होता है, ये एक तरह का दस्तावेज होता है। उसमें होता है कि नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है, पेड अप कैपिटल इतना है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स विल इशू। जैसे कि हम 5 लाख या फिर 500 करोड़ तक का शेयर इशू करेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। दैट इज किसमें, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सी अब ये सब करने के बाद मतलब आप चाहोगे RBI के पास इनिशियल पब्लिक ऑफर आपने कर दिया, आपके पास पेड अप कैपिटल वगैरह आ गया, तो आप RBI के पास जाओगे, बोलेगा भाई मुझे लाइसेंस दो, मुझे बैंक ओपन करना है। मान लो रतन टाटा जाते हैं, बोलते हैं RBI भाई साहब मेरे को लाइसेंस दो, मुझे बैंक ओपन करना है, बिकॉज आई हैव दिस कैपिटल। तो RBI बोलेगा यस यू कैन अप्लाई ओनली इफ यू हैव, कंडीशंस हैं यहाँ पे कि अभी आपके पास 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, प्लस आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो रतन टाटा सर बोलेंगे कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास कैपिटल भी है। तो वहाँ पे जो उनको शुरुआती में लाइसेंस मिलेगा, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं ना वो, तो उनको जो स्टार्टिंग में लाइसेंस मिलेगा वो अपने बैंक को एज अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक की तरह लॉन्च करेंगे। उनका बैंक जो कहलाएगा वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा, क्योंकि वो इनिशियल है, वो नया नया खुला है। अब जो है ये सब चीज़ें हो जाने के बाद जब उसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो कुछ सालों तक RBI उसको मॉनिटर करेगी कि आप अच्छे से डिपॉजिटर का जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसका ख्याल रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, आपके पास मिनिमम 5 लाख तक का कैपिटल है या नहीं है, एंड आप डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है उनको कुछ हार्म तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद RBI उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस पूरी तरीके से दे देगा, एंड वो एग्जिट कर जाएगा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी से। तो देखो कोई भी बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा कब मिलता है, तो व्हेन RBI सेटिस्फाइड विद 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली, 2 शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा, देन यू विल गॉट द शेड्यूल कमर्शियल बैंक का टैग। तो फर्स्ट कंडीशन है कि दैट अ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़, एक तो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, आपके पास मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। पेड अप कैपिटल वो होता है जो अपने ऑथराइज कैपिटल क्या होगा कि आपने सपना देखा, कि सपना नहीं मतलब आपने लॉन्च करा 50 करोड़ का पेड अप कैपिटल इनिशियल पब्लिक ऑफर, बट पब्लिक ने आपसे बस 30 लाख रुपए का ही शेयर या बॉन्ड खरीदा, तो जो जितने का पब्लिक ने आपसे खरीदा दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। एंड रिजर्व के बारे में उतना दिया नहीं कि रिजर्व दैट इज है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे कौन सा चीज़ ऐड होता है, तो विल नॉट डिस्कस ऑन दैट हियर। सो मिनिमम आपके पास 5 लाख रुपए होना चाहिए। देन तो जो दूसरा कंडीशन है वो, बैंक इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस इन मैनर हार्मफुल टू इट्स डिपॉजिटर, मतलब आप डिपॉजिटर के लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं एक्टिविटी कर रहे हो, या डिपॉजिट बेसिकली आपको डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को की रक्षा करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट सच बैंक इज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट, देन इट इज नोन एज शेड्यूल कमर्शियल बैंक। यहाँ पे रतन टाटा सर आए, बोले कि आई वांट अ लाइसेंस टू ओपन बैंक। देन इन्हें बोला गया, RBI ने बोला कि यू कैन अप्लाई ओनली इफ यू हैव 500 करोड़ का कैपिटल एंड देन 10 साल का एक्सपीरियंस। तो उन रतन टाटा सर बोलते हैं कि यस आई हैव ऑल दोज थिंग्स। तो तब RBI बोलता है कि ओके सो अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, देन यू विल रन एज नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एंड देन उसको ऑब्जर्व करने के बाद RBI बोलेगा, देन कुछ दिन के ऑब्जर्व करने के बाद इफ वो अगर 2 कंडीशन वो फुलफिल करता है, देन उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का दर्जा मिल जाता है। जैसे कि 2 कंडीशन है, मिनिमम 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए प्लस रिजर्व आपके पास होना चाहिए। सेकंड है प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर नॉट डूइंग एनी हार्मफुल बिजनेस, देन यू विल गॉट द शेड्यूल कमर्शियल बैंक का टैग। यहाँ पे किसी बेवकूफ ने क्वेश्चन करा था कि ही ऑलरेडी हैड 500 करोड़, देन he'll become शेड्यूल कमर्शियल बैंक फ्रॉम डे 1, एंड 5 लाख लिमिट है टू स्मॉल है क्योंकि इट शुड बी इंक्रीज ये दिस दैट। तो सर ने आंसर दिया कि नो, RBI विल वॉच हिज कंडीशन, एंड ऑल्सो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। एंड किसी ने बोला कि 5 लाख तो बहुत कम है, किसी के पास भी आ जाएगा। तो सर ने बोला कि जाओ गवर्नमेंट को जाके बोलो कि वो RBI एक्ट 934 को अमेंड करे दिस दैट। सो हियर वी आर अगेन, बैंक का टाइप होता है बेस्ड ऑन शेड्यूल स्टेटस। तो फर्स्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के भी सब टाइप होते हैं, पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक होते हैं वो होते हैं जो प्रॉफिट के लिए खोले जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो पब्लिक के लिए मतलब विदाउट प्रॉफिट वगैरह के लिए खोले जाते हैं। एंड देन वी हैव नॉन शेड्यूल बैंक, इसमें भी कमर्शियल बैंक होता है जो प्रॉफिट के लिए खोले जाते हैं। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक जो बिना प्रॉफिट के लिए खोले जाते हैं। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एग्जाम्पल SBI, एक्सिस, ICICI। देन वी हैव शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स लाइक हरियाणा राज्य सहकारी बैंक, तमिलनाडु स्टेट
apex cooperative banks, this that. And then we have many cooperative banks are non-scheduled bank, but we need to see their list. अगर आपको लिस्ट देखना है, you'll go to this website and you'll check it there. Then scheduled commercial bank में need to deposit CRR money to RBI ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा. बट जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं उनको CRR तो मेंटेन करना पड़ता है, बट वो RBI के साथ मेंटेन नहीं करते, उनको खुद के पास ही वो पैसा रखना पड़ता है, उनके खुद के ऑफिस में उनको रखना पड़ता है. देन शेड्यूल बैंक में एलिजिबल टू बोरो या डिपॉजिट फंड्स इन RBI विंडो ऑपरेशन, एग्जाम्पल LAF रेपो के थ्रू या MSF के थ्रू ये लोन ले सकते हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है. बट नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि ये RBI की मर्जी है, आपको दे भी सकती है या फिर आपको लात मार के भगा भी सकती है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द RBI डिस्क्रिशन. द शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड अबाइड टू RBI नॉर्म्स. देन मतलब नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को भी ऑफ कोर्स दे हैव टू डू इट, इल्स RBI कैन शट देम डाउन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. देन गवर्नमेंट डिपेंड्स एंड बिग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर मोर लाइकली टू ओपन देयर बैंक अकाउंट्स या एम्प्लॉयज सैलरी डिपॉजिट अकाउंट्स इन इट, क्योंकि ऑब्वियसली ये मोर ट्रस्टवर्थी है ना. एंड नॉन शेड्यूल है लेस लाइकली टू हैपन यहाँ, क्योंकि ट्रस्टवर्थी उतना नहीं है. देन नेक्स्ट, बैंक बिकम्स एलिजिबल टू पार्टनर इन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, जैसे कि PM जन धन स्कीम फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ पुअर पीपल, ये सब चीज़ें. बट जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वे यूजुअली नॉट एलिजिबल होते हैं. यहाँ पे एक फैक्ट है कि एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल बैंक इन 2021-22 में इनको कर दिया गया था. तो ये दोनों जो है फॉल्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ RBI एक्ट एंड ऑल्सो शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट.